स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस सवाल के साथ कि आखिर कुदरत रूठी है या फिर किस्मत फूटी है। दरअसल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है और ये जो मौसम की दोहरी मार है उससे किसान बेहद परेशान है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। खासकर देखिए, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को बिगाड़ कर रख दिया है। कई जिले हैं जो इस मौसम की दोहरी मार की चपेट में आए हैं। तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कहीं पर फसलें आड़ी पड़ गई, कहीं फसल पूरी तरह तबाह हो गई। काफी आर्थिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। बारिश और ओलावृष्टि एक बार फिर अन्नदाता के लिए मुसीबत बनी है। देखिए कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बार किसानों को काफी उम्मीद थी अपनी फसलों से कि इस फसल को बेचकर वो बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन मौसम की दोहरी मार ने उन्हें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि एक तो जो फसल में खुद का पैसा लगाया वो निकालना ही मुश्किल हो गया, और दूसरा कि अब आगे क्या करें। ये गंभीर सवाल है जो किसानों के सामने मुंह बाएं खड़ा है। ऐसे में किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए, गिरदावरी करवाई जाए और जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे मुआवजे के तौर पर। और बस अब यही उम्मीद उन्हें किसी तरह मैदान में खड़ा रखे हुए है। ये किसान जब अपनी खेत की ओर आज देखते हैं तो रो उठते हैं। और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो मौसम की दोहरी मार है एक बार फिर किसानों को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करें जब तक कि गिरदावरी होकर मुआवजा न मिल जाए। बिल्कुल स्वप्निल, देख लिए अन्नदाता को पिछले 4 महीने में 6 ऐसे बड़े संघर्षों से जूझना पड़ा है जहां बहुत बड़े पैमाने पर उसको बर्बादी का सामना करना पड़ा है। जब पिछली बार मानसून विदाई के दौरान जिस तरीके की अतिवृष्टि हुई थी उससे खरीफ की फसलें चौपट हो गई थी और बड़े पैमाने पर जो है किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद रबी की फसल में ये चौथा और पांचवा मौका है जब लगातार प्रकृति की मार के कारण जो है फसलों की बर्बादी हुई है। अभी हाल ही में जो पिछले 1 और 2 दिन में जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है इससे 20 से 25% जो खड़ी फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई, यानी 1/4 किसान लगभग इससे बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। हालांकि जो सरकार है वो मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ साथ जो व्यक्तिगत बीमा किसान करवाते हैं उसकी राहत देने की बात करती है, लेकिन ये राहत कहीं किसानों को नजर नहीं आती क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारियों को तो ये तक पता नहीं है कि उनके इलाके में कितनी बारिश हुई है और इस बारिश के कारण कितनी फसल खराब हुई है। कल देर रात तक हम सभी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे इस मामले में अपडेट ले रहे थे तो उनके पास किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं थे। अब जो कि फसल खराब हुआ है, सरकार आदेश देगी कि इसकी गिरदावरी रिपोर्ट करवाई जाए। गिरदावरी रिपोर्ट राजस्व महकमे के जो पटवारी और गिरदावर है वो करते हैं, तो वो अपनी चूंकि एक खाना पूर्ति होती है कि जो घर बैठे ही वो गिरदावरी रिपोर्ट अधिकांश समय पर पेश की जाती है। लगातार हम फील्ड में गए और हमने किसानों से बात की। जिन किसानों को नुकसान होता है उनके घर तक तो पहुंचा ही नहीं जाता है। तो निश्चित तौर पर जो इसकी चौतरफा मार पड़ती है वो किसान पर पड़ती है। किसान के पास ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर सिर्फ कृषि और पशुपालन 2 व्यवसाय हैं जिससे उसकी आजीविका चलती है। रोजगार का उसके पास अन्य कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा करवाने वाले किसानों को सरकार राहत देने की बात तो करती है, लेकिन बीमा कंपनियों के अधिकांश टोल नंबर ऐसे समय पर बंद पाए जाते हैं। ऊपर से फिर राजस्व विभाग के जो कर्मचारी जब गिरदावरी रिपोर्ट पेश करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो अब सरकार, चूंकि चुनावी साल है, अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, चूंकि कई जगह प्रदेश भर में हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए राकेश, गिरदावरी हर जगह हर साल ये खबर आती है कि होती है। जिस तेजी की उम्मीद किसान करते हैं उस तेजी से होती नहीं है गिरदावरी। लेकिन चुनावी साल है तो क्या गिरदावरी तेज होगी ये देखने वाली बात होगी। आप मेरे साथ बने रहें। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवीर, मैं देख सकता हूं आप खेतों में खड़े हैं। अगर आप के साथ कोई किसान हो तो उनसे बातचीत करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लोगों तक पहुंचाएं।
जी बिल्कुल स्वप्न, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ एक खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर कल देर शाम को बरसात हुई, उसके बाद में ओलावृष्टि हुई। तो ओलावृष्टि होने से फसल, ये कहा जा सकता है कि फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ कुछ एक किसान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितनी जो ओलावृष्टि हुई है उसके फसल खराब हुई है। जी बताएं। सर कल थोड़ी सी वर्षा भई और कम से कम 20-25 मिनट ओरा पड़ा हुआ है। चना और मटर से बड़ा ओरा पड़ा है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं, आलू, सरसों, उसमें बहुत काफी नुकसान आया हुआ। हाँ, यहाँ जाटोली से लगा है और चम्बल तो मैंने कवर करवा एरिया मैंने देखा है, वहाँ बहुत नुकसान है। हाँ, और सब अब देखो कोई सरकारी मेहरबानी आ जाए तो बढ़िया बात है साहब। सरकार से मुआवजा, हाँ, मुआवजा मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। किसान बेचारे ने कहो बड़ी मुश्किल थी, तो पहले तो पशु ने नुकसान करो है, पशु ने पे बचाए के तैयार कर पाइए तो ना जी, प्रकृति की आपदा हैगी। अब देखो जी फिर ईश्वर की जो कजू है जाए मेहरबानी तो बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल स्वप्न, मैं आपको बता दूं, यहाँ किसानों का यही कहना है कि पहले जो कोहरा पड़ा था उससे जो किसान की जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी, और जो आवारा पशु जानवर है वो भी फसल को बर्बाद करते हैं। अब जो आसमान से जो ओले बरसे हैं उससे फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर धौलपुर जिले की अगर बात की जाए तो धौलपुर जिले में कुछ जो आगाई फसल थी वो करीब 60% कट चुकी है, तो उसमें करीब 40% का जो फसल खड़ी है उसको नुकसान हुआ है। सिरोही से प्रतीक सोलंकी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सिरोही से क्या तस्वीरें आप इस वक्त दिखा पाएंगे? कितना नुकसान एक अनुमान मोटे तौर पर किसानों को हुआ है? ये स्वप्निल, बिल्कुल देखा जाए तो पिछले 2 दिन से लगातार जो ओलावृष्टि और बिन मौसम बारिश के कारण जो है किसानों की जो चिंता की रेखा है साफ तौर से नजर आ रही है। मैं हूं यहाँ पर जो है जीरा बोया जाता है, यानी कि जीरे की फसल देखी जाए तो बारिश और ओले के पड़ने से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये फसलें जो है यहाँ पर 20 बीघा जमीन पर जो है बोई गई थी। किसान को जो है अब जो है ये आर्थिक मार जो है अब जो बारिश के कारण जो भुगतनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे साथ में किसान जुड़े, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपने ये क्या फसल बोई थी और कैसा नुकसान हो रहा है? नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो जीरा बोया था 20 बीघा में, खराब हो चुका। यानी कि ये पक जाता तो कितना आपको फायदा होता है, और अभी कितना नुकसान हुआ है? अभी तो आधा नुकसान हो गया। सरकार से क्या मांग है आपकी? सहायता मांगेंगे। यानी कि देखा जाए तो किसान जो है पीड़ित है, और लगातार जो मौसम की मार जो है जिसका कारण जो है वो बड़ा ही यानी कि दुखी होने के कारण जो है लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ मुआवजा दे। लेकिन लगातार जो देखा जाए तो यहाँ पर फसलें जो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कहीं ना गेहूं की फसलें हैं जो बारिश के तेज हवाओं के कारण जो है पूरी तरह से जो अभी कटनी थी जो वो है पूरी तरह से जो है सोई हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी फसल जो है नुकसान काफी हुआ है। लगातार जब बिन मौसम जो बारिश का जो ये दौर था तो जो है ये बारिश के दौर से जो है फसलें चौपट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना होता है ये फसल कटाई का महीना होता है, क्योंकि फसल कटाई और पूरे साल की जो है किसानों की मेहनत जो है रंग लाती है। लेकिन वो कटाई के वक्त ही अगर ऐसी बारिश आ गई है तो पूरे फसल का जो है चौपट हो चुका है। अब जो बिल्कुल फसल कटाई के वक्त जो मौसम से लड़ाई लड़नी पड़ी है, इसमें किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेरे सहयोगियों का इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। वीरांगनाओं का संग्राम जारी है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। जयपुर में वीरांगनाओं का धरना आज भी जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर के बाहर वीरांगनाएं धरने पर डटी हुई हैं। देखिए 4 दिन से सचिन पायलट के घर के बाहर धरना दिया जा रहा है। इससे पहले शहीद स्मारक पर वीरांगनाएं धरना दे रही थीं। फिर एक दिन लगभग 4 दिन पहले सचिन पायलट से मिलने उनके आवास पर आई। सचिन पायलट खुद बाहर आकर उनसे मिले और उनके समर्थन में बयान दिया। इधर वीरांगनाएं कह रही हैं कि कम से कम हमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलवा दीजिए, और इसी मांग को लेकर वो वहां पर डटी हुई हैं। उनकी तमाम बातें, उनकी तमाम समस्याएं, इस पर सियासी बयान भी खूब आ रहा है। एक तरफ इनकी एक मांग को लेकर सीएम स्थिति क्लियर कर चुके हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि शहीदों का कर्जदार है ये देश। ऐसे में अगर उनका परिवार कुछ चाहता है तो नियमों से परे जाकर कुछ हो सके तो किया जाए, और यही वो बयान है जो कि सचिन पायलट भी दे चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार वीरांगनाओं के समर्थन में पहले दिन से ही मैदान में है। 10 दिन से ज्यादा हो रहे हैं और वीरांगनाएं लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के मोर्चे पर डटी हुई हैं।
सरकार की ओर से चेहरे भी पहुंचे बातचीत के लिए, आश्वासन दिया गया, लेकिन वीरांगनाओं का कहना है कि सिर्फ मौखिक आश्वासन से काम नहीं होगा, अब आप कदम उठाइए। बहरहाल ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप भी वीरांगनाएं लगा रही है, जिसके खिलाफ प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला। इधर सचिन पायलट कह चुके हैं कि इनकी मांगे ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती, सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार कर उन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। बीजेपी कल राजभवन पहुंची थी, बीजेपी के दिग्गज चेहरे राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मिलकर वीरांगनाओं की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया था और ज्ञापन सौंपा था और फिर वहां से सीधे नारे लगाते हुए इस धरना स्थल तक पहुंचे। राजेंद्र राठौड़ और तमाम कद्दावर चेहरे किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं से मिले और उन्हें अपना खुला समर्थन दिया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही वीरांगनाओं की मांगों को नहीं माना जाता है तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां भी इस मामले को उठाएंगे। बहरहाल ये देखिए, पहले दिन जो सचिन पायलट से मुलाकात हुई उसके बाद सचिन पायलट से कोई खास मुलाकात की स्थिति इनकी बन नहीं पाई है और ऐसे में वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर लगातार डटी हुई है। पहले शहीद स्मारक लगभग 6 दिन और फिर सचिन पायलट के घर के बाहर लगातार वीरांगनाएं प्रदर्शन कर रही है। इधर देखिए, कल एक जो टर्न देखने को मिला था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि जो उनकी एक प्रमुख मांग है, रिश्तेदार को नौकरी देंगे तो फिर शहीदों के बच्चों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। बच्चे जब बालिग होंगे तो फिर उनका क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या। और ये कहकर उन्होंने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया था। इधर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि जब तक सरकार वादे पूरी नहीं करती है तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। बहरहाल सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, जैसे जैसे वहां पर दिन बढ़ रहे हैं वीरांगनाओं के धरने के, यकीन मानिए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखना और मुश्किल होता जा रहा है रोज रोज। आज क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त धरने पर डॉक्टर किरोड़ी मौजूद नहीं है और थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अनशन कर दिया है कल से अनिश्चितकालीन मंजू जाट ने और अब उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है और देख रही है कि कहीं इनके हेल्थ में कोई गिरावट तो नहीं है। तो सारे पैरामीटर्स जांचे जा रहे हैं और वीरांगनाओं का लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, जो उनकी डिमांड है उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। कल राज्यपाल महोदय ने भी सरकार से अपेक्षा करी है, उनको चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि वो इस मामले को गंभीरता से लें ताकि वीरांगनाओं का जो परेशानी है उसका समाधान निकाला जा सके। बात करते हैं मंजू से। कल से आपने अन्न जल छोड़ दिया है, 4 दिन हो गए हैं। आज 5वां दिन है। हम जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी कि हमारे पति देश के लिए शहीद हुए थे, हम उनके लिए शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। बड़े मुख्यमंत्री जी से भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा उनका भी कि हम ऐसे बैठे ना, आप ठंडी एसी में, हम यहाँ बारिश आ रही है, ऐसे मौसम में बैठे हैं, उनको दिख रहा नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं, या तो मिल लो, नहीं मिलना चाहते स्पष्ट बोल दो कि हम नहीं मिलना चाहते आपसे। ये पर तो बताओ, हमारे को एक जवाब तो दो। आपको कोई पता नहीं है कि ठंडी एसी में बैठे हो आप तो, पर हम भी तो दुख पा रहे हैं ना यहाँ। कल राज्यपाल महोदय ने भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांग है उसको सरकार मान लेगी? कुछ है उम्मीद आपको? जब हमारे को तो आमना सामना आके बोलेगा, हमारे को लिखत में देगा, जब मैं तो मान सकती हूँ, ऐसे नहीं मान सकती बिल्कुल भी। कैसे मान सकते हैं? 4 साल हो गए ऐसे तो, चिट्ठी 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 तो फाइल के नीचे दब जाती है, फिर 4 साल में कोई सुनाई नहीं है। अब नहीं मान सकते बिल्कुल भी, हमारे को तो लिखत में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी किया था ना, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो जो इनके साथ जो इनकी पीड़ा है, जो इनका दर्द है, उसको ये बयां कर रही है और कह रही हैं कि कई दिन हो गए हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इनके पति ने देश के लिए कुर्बानी दी है, पुलवामा में वो शहीद हुए थे। तो ये लोग किसी भी हद तक जाने की सोच करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तबीयत भी बिगड़ रही होगी। अभी पहले इनका बीपी टेस्ट किया गया था, अब शुगर टेस्ट कर रहे हैं। क्या अभी जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा ठीक है? अभी ठीक आ रहा है इनका बीपी, अभी ठीक है इनका बीपी। हिम्मत रहेगी आप लोगों की? आपको लगता है कि नहीं हम उठेंगे नहीं? हम उठेंगे भी नहीं जब तक लिखित में नहीं देगा मुख्यमंत्री, जब तक नहीं उठेंगे। और हमारा विधायक, कोटा जिला का विधायक, हमारे सांगो तहसील का विधायक यूँ बोल रहा है कि ये बीजेपी से कौन सा झंडा लग रहा है, हमारे बीजेपी का झंडा लग रहा है। हमारी कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमारा न्याय चाहिए हमारे को। विधायक जी आपको शर्म आना चाहिए, ऐसे बोलते हमारे बारे में। उनके 3 मुहूर्त लगी, 4 में तूने लगाई है क्या? 3-4 मुहूर्त वहाँ से मुख्यमंत्री जी को भड़का रहा है, बेटा विधायक, शर्म कर विधायक। नहीं, विधायक के पास विधायक दे रहा है उसकी जेब से। विधायक से हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो विधायक है, हमारे पति तो शहीद हुए थे, हम वो हमारे पति हुए थे ना, उसमें बीत जाएगी। हम 5 मूर्ति लगा देंगे उनकी, हम लगा देंगे 5 मूर्ति। मूर्ति से क्या होता है? वो तो हमारी पहचान है। ठीक है, हमारे बच्चों की पहचान है वो। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल इन तमाम तस्वीरों के लिए और वीरांगनाओं की बात को एक बार फिर दर्शकों और सरकार तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे स्टेशन से 13 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। जीआरपी ने इन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। मौके से एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन से ये बाल श्रमिक अहमदाबाद ले जाए जा रहे थे। होटलों में मजदूरी करवाने के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था। इनके साथ जो आरोपी दलाल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल डूंगरपुर से यह बड़ी खबर है, बचपन आजाद करवाया गया है। देखिए, 13 बच्चों को श्रम करवाने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए ट्रेन से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन जीआरपी ने समय रहते इन बाल श्रमिकों को मुक्त करवा लिया है और साथ ही दलाल को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की डूंगरपुर से। देखिए, मकसद था कि अहमदाबाद ले जाएंगे और वहां होटलों में इन बच्चों से मजदूरी करवाएंगे ताकि पैसे भी कम देना पड़े और काम भी निकल जाए। लेकिन जीआरपी ने इनके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। सहयोगी जयेश पवार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जयेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, डूंगरपुर जिले में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से डूंगरपुर तक एक डेमू ट्रेन चलती है। उसके अंदर एक बच्चों का जो रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा बच्चों का जो ग्रुप देखा और उनको शक हुआ, तो उन्होंने जो ग्रुप को ले जा रहा था उस बंदे से पूछताछ की। तो जो भवानी सिंह राठौड़ जो कि चूंडियावाड़ा का निवासी है, उससे जानकारी में आया कि ये सभी बच्चों को लेकर वो अहमदाबाद बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा था और इन बच्चों को अहमदाबाद के अलग अलग होटलों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की बात सामने आ रही थी, जिस पर जीआरपी पुलिस ने जो दलाल है भवानी सिंह राठौड़ उसको गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को मुक्त कराते हुए बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। और इसके आगे की जो कार्रवाई है वो गिरफ्तार जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। स्वप्निल, ये जो दलाल है, क्या इसका कोई क्राइम शीट है? और दूसरी बात यह कि किसके लिए या किसके जरिए ये काम कर रहा था? देखिए स्वप्निल, डूंगरपुर जो है आदिवासी इलाका है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं कि बच्चों को गुजरात में जो कपास की खेती होती है वो खेतों में काम करने के लिए और फैक्ट्रियों में और अन्य घरों में वगैरह अलग अलग स्थानों पर काम करने के लिए बच्चों को ले जाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जो है पुलिस चौकस रहती है और ऐसा कोई भी संदिग्ध मामला लगने पर उनकी जांच की जाती है। इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है। जब बच्चे एक साथ देखे गए, उनके साथ परिजन नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, तो पुलिस को शक हुआ। जो आरोपी पकड़ा गया है ये दलाल बताया जा रहा है और इससे पहले भी कई बार ये बच्चों को लेकर के अहमदाबाद गया है और वहां पर बच्चों को अलग अलग जगह पे मजदूरी करने के लिए रख देते हैं और जो दलाल जो है वो कमीशन खाते हैं। तो ये बच्चे इलाके के ही हैं या किसी अन्य जगह के भी हैं? ये जो बच्चे रेस्क्यू किए गए सभी डूंगरपुर और उसके आसपास के इलाकों के, जैसे उदयपुर जिले का खेरवाड़ा और जो ट्राइबल एरिया है, इनके अलग अलग गांवों से बच्चे हैं। इन सभी के माँ बाप को जो है बाल संप्रेषण गृह वालों ने सूचना दे दी है। उनके परिजन जब आएंगे उनको बच्चों को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही परिजनों से समझाइश की जाएगी कि बच्चों को बाल श्रम के लिए नहीं भेजे और उन्हें पाप भी।
चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जयेश। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, एक बस में चोरी की वारदात हुई। देखिए, बस से 15 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग पार हो गया। ये जानकारी मिल रही है कि जिस पीड़ित महिला का बैग पार किया गया है वो जोधपुर से बीकानेर आ रही थी। सुनार की गुवाड़ी निवासी महिला ने इस संबंध में एफआईआर करवा दी है। 6 मार्च की घटना, कोतवाली थाने में अब मामला दर्ज करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी इसी जिले से बस से चोरी की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं और एक बार फिर बस में चोरी की वारदात हुई है। 15 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग चोर पार कर गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? जी, बीकानेर में एक बार फिर से बस में से चोरी होने की वारदात सामने आई है। घटना दरअसल 6 मार्च की बताई गई है और वहीं पर कोतवाली थाना पुलिस में जो पीड़िता है उसने अब जाकर के मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद में घटना का खुलासा हो पाया है। दरअसल में सुनार की गुवाड़ी निवासी जो महिला है वो अपनी बेटी और एक बेटे के साथ में जोधपुर से बीकानेर की ओर आ रही थी। इसी दरमियान नागौर से 3 लोग उसके पास वाली सीट पर बैठते हैं जहां उसका ट्रॉली बैग रखा हुआ था। इसी ट्रॉली बैग को 3 लोगों ने वहां से हटा करके दूसरी साइड में रख दिया था। हालांकि जब महिला अपने घर पे पहुंचती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद में उसने जब अपने ट्रॉली बैग को खोल करके देखा तो उसमें से सोने के जेवरात जो हैं वो पार थे। तो जो पीड़ित है उसने उन 3 लोगों पर ही संदेह जताया है क्योंकि उन्होंने उसके ट्रॉली बैग को हाथ लगाया था। फिलहाल जो पुलिस है वो भी मौके का जो बस स्टैंड है आसपास में वहां का सीसीटीवी देख करके कोशिश कर रही है। हालांकि जो बस में सवारी थी उनमें से भी किसी ने इस तरह की घटना को होते हुए नहीं देखा था, लेकिन जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया है कि 3 लोग जो ये नागौर से चढ़े थे, अज्ञात लोग थे, उन्हीं में से किसी ने या उन तीनों ने ही उसके जो बैग था उसमें से सोने के जेवरात चोरी किए। जो सोने के जेवरात चोरी हुए उनकी लगभग बाजार कीमत महिला ने 15 लाख रुपए बताई है। महिला कहाँ से क्या आ रही थी, पुलिस भी इस मामले में पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है और महिला इतने सारे गहने क्यों लेकर के आ रही थी, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। लेकिन बता दें कि इससे पहले भी बीकानेर में ऐसी घटना हुई थी जहां रोडवेज बस से लाखों रुपए के गहने हैं वो भी चोरी हो गए थे। फिलहाल ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बसों में उनको जब टोल लग जाती है कि इस बैग में कोई कीमती सामान लगा हुआ है तो वहां पर वो चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको कोटा से सड़क हादसे की एक तस्वीर दिखाता है। पहले तस्वीरें देखिए। देखा आपने, कोई मौका नहीं, तेज रफ्तार कार ने एक महिला को चपेट में ले लिया, फिर एक गाय को चपेट में लिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, गाय की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे के दौरान अफरा तफरी रही, गनीमत रही कि कार भीड़ में नहीं घुसी, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। आनन फानन में लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और पुलिसकर्मियों के हवाले किया। हादसा 2 दिन पहले का है, विभीषण मेले का। फिलहाल कैथून थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, इससे सब कुछ मानो पलक झपकते ही हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले इस कार ने पहले एक महिला को अपनी चपेट में लिया और फिर एक गाय को अपनी चपेट में ले लिया और एक पेड़ से टकरा गई। देखिए, अगर यहां पेड़ नहीं होता तो ये कार अभी और कहर बरपा सकती थी और अगर भीड़ वाले इलाके में घुस जाती तो इसका कहर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बात कोटा की ही, जहां कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने पारिवारिक तनाव के चलते सुसाइड कर लिया। उसने कमरे में ही फांसी लगा ली। मृतक ब्रिजेश मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला था, कोटा में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है उसने शराब पी रखी थी और नशे में पत्नी से कहासुनी के बाद उसने फांसी लगा ली। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जैन फ्लाई एश पर एक मजदूर जिसका नाम ब्रजेश है, रहने वाला शिवपुरी एमपी का है, यहाँ साल भर लगभग से मजदूरी कर रहा था, परिवार से रहता था, जिसने अपने ही टापरी के अंदर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जिसको कल हम वहाँ से उतार के और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में लेके आए थे। आज उसके परिवारजन आ गए, उनके साथ में उसका पोस्टमार्टम करा के सुपुर्द कर रहे हैं। बात जल भराव से परेशानी की। भरतपुर शहर के पास नगला चांदवारी में कई वर्षों से लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या इतनी है कि मकानों में दरारें आ गई,
लोगों का कहना है कई बार प्रशासन, स्थानीय वार्ड पार्षद, नगर निगम को बताया, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। जलभराव इतना है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों और बड़े बुजुर्गों को भी परेशानी होती है। लोग जब अपनी जरूरत का सामान लेने वहां से निकलते हैं तो कई बार जलभराव की वजह से गिर जाते हैं। उसमें पनप रहे मच्छरों की वजह से बीमारियों का भी डर सताता है। हमारे बच्चा आप भी दिखा के लेके आए हैं। अच्छा, और मैं समझ लो खाना भी हराम है। रोज हमारे तो बिल्कुल छाती पे पड़ रही है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आगे घर हमारा हो, समझ लो एक तरह से पानी में सबसे ज्यादा डूब रहा हमारा घर। तो ये भरी रहती है। अच्छा, उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। फिर प्रशासन से की आपने शिकायत? उन्होंने भी की थी, फिर उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। पानी की समस्या भैया, रोटी पानी करके लामे, हमें तो रात दिन 100 चक्कर लगते हैं और सो निकलते हैं, सो जाते हैं। और न्यू देखो हमारी समस्या मिटनी चाहिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जोधपुर से। पारिवारिक कार्यक्रम में फायरिंग की खबर है। धर्मेंद्र राजपुरोहित नाम का युवक इसमें घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। दरअसल मामा के यहां होली की ढूंढ में ये सभी सम्मिलित होने आए थे। जानकारी मिल रही है कि मासी के बेटे ने इस दौरान रिवॉल्वर निकालकर गोली मार दी। कल रात की ये घटना बताई जा रही है। लूणी थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, घटनाक्रम क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या पुलिस के पास मामला पहुंचा है? जी स्वप्निल, बात करें तो जो होली के पर्व के मौके पर जो नवजात शिशु होता है उसके ढूंढ का कार्यक्रम रखा जाता है, उसकी नजर उतारने को लिहाज को लेकर। तो सरेचा गांव में एक व्यक्ति ने जो है पोता होने के बाद ढूंढ का प्रोग्राम रखा था और इसमें अपने सभी पारिवारिक सदस्यों को बुलाया था। इस दौरान जो उसकी बहन के दोनों बच्चे आए हुए थे, 2 बहनों के बच्चे आए हुए थे और उनकी आपसी कोई छोटी मोटी तकरार पहले से चल रही थी। इस दौरान धर्मेंद्र राजपुरोहित नामक युवक ने जो है रिवॉल्वर निकाली और अपने मासी के बेटे भाई को गोली मार दी। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और घायल को मथुरा दास मातृ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से FIR दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी चंद्रशेखर, ये कोई हर्ष फायरिंग का मामला नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि उसका मकसद शायद खून करना ही था, पर चूंकि वो निशानेबाज सही नहीं है इसलिए पैर में गोली लगी। देखिए, ये सारी चीजें जो है पुलिस जांच में सामने आएगी, लेकिन फिलहाल बात करें तो दोनों आमने सामने हो गए थे और जो झगड़ा बढ़ता ही गया। इस दौरान जो धर्मेंद्र है उसने रिवॉल्वर निकाली और सीधा फायर ठोक दिया। अब ये गोली उसके पैर में लगी है तो कहीं ना कहीं वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन घटना बड़ी है। क्या रिवॉल्वर जो है लाइसेंस शुदा थी या नहीं थी और किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल जो है घायल है उसकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।